वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ये न्यूट्रिशनल की वीडियोस चल रही हैं सीरीज। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था डिफिशियंसी के बारे में, डिफिशियंसी के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज के बारे में, और डिफिशियंसी मेन क्यों होती है हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली। अब हमने आपको छोड़ा था असेसमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन पे, और ये बताया था कि कुछ स्पेसिफिक मैल न्यूट्रिशन होती हैं, जैसे विटामिन की मैल न्यूट्रिशन हो गई, प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट की मैल न्यूट्रिशन हो गई। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज़ है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब जैसे हमने कुपोषण में आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या उनकी मात्रा में कमी या उनकी गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न हुई स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इसी तरह जब आप प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात करते हैं तो प्रोटीन और ऊर्जा के उत्पादन से भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में होने वाली कमी को कुपोषण कहते हैं। अब यदि किसी बच्चे की प्रोटीन, जैसे कि आप जानते हो कि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, हमारे शरीर का विकास प्रोटीन से ही होता है, प्रोटीन से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब यदि अगर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ही अगर आपका कम हो जाएगा शुरुआती दौर में, या किसी बच्चे का कम हो जाएगा, तो भविष्य में जाके फिर वो बच्चा अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा उत्पादन वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी काफी लंबे समय तक रहने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। अब हमें ऊर्जा देने वाले कौन कौन से तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। बॉडी बिल्डिंग हमारा मटेरियल क्या है? प्रोटीन है। तो अगर लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी किसी बच्चे में हो जाए, उससे जो सिचुएशन कॉज होती है, जो स्थिति बनती है उस बच्चे की, उसको हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, या एनर्जी प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। अब कारण क्या होता है? पहली चीज तो अपर्याप्त और असंतुलित भोजन का अंतर्ग्रहण, गलत तरीके का खाना, कम खाना, ज्यादा खाना, अपर्याप्त और असंतुलित। दूसरा संक्रमण, जो आपको पिछली बार बताया था कि जो एक कुपोषण का होगा, अगर संक्रमण कुपोषण का है तो वही चीज हर चीज के लिए होगी। ऐसा नहीं कि संक्रमण के कुपोषण के लिए अलग कारण होगा, प्रोटीन कुपोषण का अलग कारण होगा, विटामिन कुपोषण का अलग कारण होगा। कारण सबका एक रहता है, बस उसके मेन कोर बदलते रहते हैं। कि कुपोषण में आप लिखते थे संतुलित आहार, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में आप लिखेंगे प्रोटीन ऊर्जा आहार, विटामिन ए में लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें विटामिन ए मिलता है, ऐसे पदार्थ जिसमें विटामिन सी मिलते हैं कि कम। बस टॉप बॉटम लाइन यही है। अब अपर्याप्त और असंतुलित भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब कि खाना। नंबर 2 दस्त, उल्टी, पेट में कृमि। नंबर 3 सामाजिक और आर्थिक कारण, जो आपको पहले बताया जा चुका है पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो, कुपोषण का। चौथा सांस्कृतिक कारण, जैसे हम कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं, कुछ आदतें बना लेते हैं, कुछ धार्मिक प्रतिबंध लगा लेते हैं, और आहार पकाने के गलत तरीके हम इजाद कर लेते हैं कि ये कच्चा ही खाना है, इसको पका के खाना है, इसको छील के खाना है, इसको उबाल के खाना है, जबकि ऐसा सच कुछ नहीं होता है। कुछ आदतें हमारी खाने के प्रति बन जाती हैं, जो बचपन से बनती हैं, जो हमारे हेरिडिटरी रहती हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं चली आती हैं, इसलिए उन व्यवस्थाओं को हम आगे फॉलो करते हैं। अब इस कारण से हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते जितना उपयोग हमारे शरीर को करना चाहिए था। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, असंतुलित स्वास्थ्य सेवाएं। अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। पेम का इशू ये होता है कि अगर वजन के हिसाब से अनुपात आप लगाएंगे तो 4 ग्रेड में पेम चुना जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। यदि बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से 80% से अधिक है, तब हम मानते हैं कि बच्चा पेम 1 में है, ग्रेड 1 में है, बच्चा कुपोषित है, मगर वो रिकवर कर जाएगा, उतना ज्यादा कुपोषित नहीं है। यदि पेम 2 है, PEM ग्रेड 2 है, तो उसका बच्चे का वजन, जो सामान्य वजन होता है किसी का, उससे 70 से 71 से 80% होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ग्रेड 3 में है, 51 to 60%। अगर कोई बच्चा 4th में है तो 50% या उससे कम। तो अगर सामान्य बच्चा है तो उसका वजन 80% या उससे अधिक होगा। मान लीजिए कि यदि 4 साल का बच्चा है, उसका सामान्य वजन आपका 12-15 किलो होना चाहिए। तो अगर आप उस हिसाब से लेंगे तो अगर वो 12 किलो का है, 12 किलो से ऊपर का है, तो उसको सामान्य माना जाता है।
अगर वो बच्चा 70 से 71 से 80% उसका वजन है, अगर उसका वजन 10.5 किलो, 11 किलो, पौने 11 किलो, 11.25 किलो के आसपास है, केजी का बच्चा है, तब आप उसको ये मान के चलिए कि वो PEM ग्रेड 1 में है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन ग्रेड 1 में। यदि कोई बच्चा 61 से 70% तक उसका वजन है, तब आप मान के चलिए कि वो PEM ग्रेड 2 में है। यदि किसी बच्चे का वजन 51 से 60% तक है, तब आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा PEM ग्रेड 3 में है। और यदि किसी बच्चे का वजन, जैसे मैंने अभी 15 केजी बच्चे का एग्जांपल दिया था, अगर वही बच्चे का वजन 7.5 केजी से नीचे है या 7.5 केजी के राउंड फिगर में है, तब वो बच्चा PEM 4 कैटेगरी में आएगा। PEM 4, ऐसे बच्चों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। जो बच्चे ग्रेड 3 में होते हैं, ग्रेड 4 में होते हैं, उन बच्चों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यदि उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भविष्य में वो बच्चे रिकवर नहीं कर पाते, वो बच्चे पूरी जिंदगी मैलन्यूट्रिश ही रह जाते हैं। अब वेट फॉर हाइट एक बायोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं BEM। BEM बोला जाता है उसको कि किसी बच्चे की हाइट कितनी है तो उसका वेट कितना है, उसको कैलकुलेट करके हम उसका बच्चे का बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालते हैं और उस रेट के आधार पर डिसाइड होता है कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तीसरा कारण होता है, दूसरा रीजन होता है कैसे हम वर्गीकृत करेंगे कि चिकित्सकीय चेकअप। यदि आपको लग रहा है बच्चे को शाम को कम दिखाई देता है, बच्चे का शरीर सूखता जा रहा है, चमड़ी पे पपड़ी पड़ती जा रही है, तो उसका मेडिकल डायग्नोसिस करा लीजिए। आपको पता लग जाएगा बच्चे में विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है, या पेम कैटेगरी में बच्चा आता है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है। तीसरी कैटेगरी होती है एंथ्रोपोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बच्चे के शरीर को देख के, उसकी एंथ्रोपोलॉजी को समझ के आप ये बता सकते हैं कि बच्चा मैलन्यूट्रिशन है कि नहीं। अब इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे MUAC, मिडिल अपर आर्म कैलकुलेशन उसको बोलते हैं, मिडिल अपर आर्म कैलकुलेशन। एक कागज की पट्टी होती है, मैं इस तरह की, एक इस तरह से कागज की पट्टी होती है, उस पट्टी में इधर क्लैंप लगा होता है और यहाँ पे रेड मार्क और इतनी दूर में ग्रीन मार्क बना होता है। उसको आप बच्चे के हाथ पे इस तरह से लगाते हैं गोल करके और उसको नाप लेते हैं कि बच्चा ग्रीन मार्क में है या रेड मार्क में है। यदि बच्चा रेड मार्क में है तो दैट मीन्स कि वो बच्चा मैल न्यूट्रिशन है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि बच्चा ग्रीन मार्क में आता है तो उस हिसाब से आप बच्चे की डाइट को बैलेंस कर देते हैं। दूसरा, उस उम्र के अनुसार उस बच्चे का वजन कितना है। तीसरा, उस बच्चे की उम्र के अनुसार ऊंचाई कितनी है। चौथा, बच्चे का हेड का सर्कमफेरेंस कितना है, ये जो माथा होता है, इस माथे में भी एक आपका MUAC पट्टी आती है, उसको माथे के सर्कमफेरेंस को देख के एज के हिसाब से आप बता सकते हैं कि बच्चा बड़ा है या बच्चा मैल न्यूट्रिशन है या एवरेज न्यूट्रिशन पे बच्चा है या फुल न्यूट्रिशन बच्चा है। इसी तरह उसके चेस्ट का सर्कमफेरेंस आप ले लेते हैं, छाती की माप ले लेते हैं और आप बता देते हैं कि बच्चा न्यूट्रिशन है या बच्चा अंडर न्यूट्रिशन में है। ठीक। चौथा होता है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, बच्चे की ब्लड की जांच, पेशाब की जांच, स्टूल की जांच, बच्चे का एक्सरे। इन सारी विधियों से कैसे आप पता करते हैं, पहली तो पेम के बारे में कैसे पता करते हैं, तो पहला उम्र के हिसाब से वजन का अनुपात, दूसरा उम्र के हिसाब से लंबाई का अनुपात, तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशंस, चौथा एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और पांचवा लेबोरेटरिकल एग्जामिनेशंस। ये 5 प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि बच्चा मैल न्यूट्रिशन है या बच्चा प्रॉपरली न्यूट्रिश्ड है। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो शिशु को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये पता करना चाहिए। अगर वो 6 महीने से नीचे का बच्चा है तो तत्काल हर हालत में उस बच्चे को अपनी माता का स्तनपान कराना चाहिए और जैसे ही आपने डायग्नोसिस किया कि ये बच्चा मैल न्यूट्रिश है, विदिन 1 आवर तत्काल उसको माता का स्तनपान कराइए। यदि केवल 6 माह तक बच्चा है तो उस बच्चे को केवल और केवल माता का स्तनपान ही कराना चाहिए। यदि बच्चा 6 माह से ऊपर है तो जो पोषक आहार आते हैं वो पोषक आहारों को बच्चों को समय समय पर देते रहिए और पोषक आहारों के साथ साथ माता का स्तनपान भी 2 साल तक बच्चे के लिए जरूरी होता है। यदि बीमारी के दौरान कोई बच्चे को कोई बीमारी हो गई
तो कभी कभी माताएं दूध पिलाना छोड़ देती हैं, स्तनपान कराना छोड़ देती हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बच्चा बीमार भी हो गया तब भी उसको स्तनपान कराते रहिए, उसको खाना खिलाते रहिए अगर वो मैलन्यूट्रिशन की श्रेणी में है तो। बच्चे को प्रॉपर समय पे टीके लगवाएं। बच्चे को प्रॉपर समय पे जो आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, जो आपके यहाँ ANM सेंटर्स बने हैं, अपनी ANM बहन जी के पास जाके उन बच्चों का प्रॉपर इलाज कराइए। बच्चों को प्रॉपर चेकअप्स कराते रहिए कि बच्चा हमारा थोड़ा सा रिकवर किया या नहीं किया। तो ये आपके काम है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी से गुजरते हैं, PEM से गुजरते हैं, तो कोई भी बच्चा जो इस PEM की श्रेणी में आता है उसको सबसे पहला डर होता है एनीमिया होने का, एनीमिक होने का। बच्चे में खून की कमी हो जाती है। दूसरा उसका कारण होता है बच्चे में विटामिन A की कमी होती है, बच्चे में विटामिन B की कमी हो जाती है, बच्चे में विटामिन C, D, E और K की कमी हो जाती है। अब ये विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। ये सारे रोग अभी आपको अगले वीडियो जब भी आएंगे, विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कहाँ मिलता है, क्या रोग होता है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चों को भोजन में क्या चीजें उपलब्ध करवा के हम उसकी विटामिन डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। ठीक, अब यदि बच्चे की कुछ चीजें आपको बता दूं, डेटा ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। MUAC पट्टी के बारे में, मैक पट्टी बोलते हैं इसको। अगर बच्चे की सरकमफेरेंस 12.5 सेंटीमीटर के बराबर या ज्यादा है, 12.5 सेंटीमीटर आपने बच्चे की बांह नापी और उसका सरकमफेरेंस 12.5 सेंटीमीटर से बराबर या उससे ज्यादा है तो पट्टी हरे में आएगी। पट्टी हरे में आएगी तो बच्चा कुपोषित नहीं है, बच्चा सामान्य है। यदि बच्चे का सरकमफेरेंस 11.5 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर या पीले रंग में आता है तो ये आप मान के चलेंगे कि बच्चा मध्यम रूप से कुपोषित है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। यदि वो पट्टी 11.5 से नीचे आती है, 11.5 सेंटीमीटर से नीचे आती है और लाल रंग में जाती है तो वो बच्चा सीवियरली मैलन्यूट्रिश है, गंभीर रूप से कुपोषित है। उस बच्चे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसी अब PEM के कारण 2 रोग होते हैं, पहला मैरस्मस, दूसरा क्वाशरकोर। मैरस्मस एक तरह का दुर्बल हो जाता है बच्चा, क्वाशरकोर में भी बच्चे का पेट निकल आता है, हाथ पांव बिल्कुल सूख जाते हैं। इन दोनों के बारे में और विटामिन से होने वाली अलग अलग डिफिशियंसियों के बारे में, इनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे होता है या इनको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्वाशरकोर को और मैरस्मस को या PEM को, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को, ये अब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।